हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी बुक जो है क्लास 8 की ऑक्सफोर्ड बुक। और इसमें हम देखने वाले हैं एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। यूनिट 4 का ये सेक्शन बी है, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सेंटर, कैन एनीवन गो देयर? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट्स हैं, कुछ जियोलॉजिस्ट हैं, मीटियोरोलॉजिस्ट हैं, उनकी कुछ थ्योरी है, और इस थ्योरी पे बेस्ड दे गो समवेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और क्या ये वहाँ जा पाते हैं? वहाँ पे क्या होता है? सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय जूल वर्ने एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। सो फर्स्ट लेट्स रीड अबाउट द राइटर। जूल गैब्रियल वर्ने 1828 से 1905 तक इनकी लाइफ थी। was a French author who pioneered the science fiction genre। तो ये एक फ्रेंच ऑथर थे जिन्होंने साइंस फिक्शन क्या होता है? इंटरस्टेलर देखी है, या फिर आपको साइंस साईफाई से रिलेटेड कोई भी मूवीज देखी हैं, या आपने उसके कुछ नॉवेल्स पढ़े हैं जहाँ पे साइंस के कुछ बेसिक फैक्ट्स को लेके फिक्शनल स्टोरीज लिखी जाती है। इट्स अ जॉनरा। हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस? Genre, okay, not genre or genre, it's genre. It's a French word. Genre का मतलब होता है कैटेगरी। जैसे कि कोई भी स्टोरी होती है, या तो वो रोमांटिक स्टोरी होगी, या हॉरर होगी, या कॉमिक होगी, ये डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, इनको आप कहते हो genres। क्लियर? He is best known for his novels 20,000 Leagues Under the Sea। तो अब ये साईफाई नॉवेल्स ही लिखते थे, तो इनके जो बेस्ट ऑफ द नॉवेल्स थे वो थे 20,000 Leagues Under the Sea, Journey to the Center of the Earth and Around the World in 80 Days। इन पे बेस्ड मूवीज भी बनी हुई हैं। One wrote about space, air and underwater travel before air travel and practical submarines were invented। Now he is known to be a person जिन्होंने साईफाई को एक तरीके से इन्वेंट किया था। तो जब हमारे पास सबमरीन्स नहीं थी, जब हमारे पास जो थे किसी भी तरीके का एयर ट्रैवल नहीं था, तब इन्होंने एयर ट्रैवल को इमेजिन करके उसके बारे में स्टोरीज लिखी थी। इन्वेंशंस कैसे होते हैं? पहले आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हो, उसके बाद ही तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। सो इनका काफ़ी बड़ा हाथ है। एंड बिफोर प्रैक्टिकल मीन्स ऑफ स्पेस ट्रैवल हैड बीन डिवाइज्ड। तो जब स्पेस ट्रैवल नहीं था तब इन्होंने स्पेस ट्रैवल पे नॉवेल्स लिखी थी। जब आप किसी भी तरीके से अंडर वाटर ट्रैवल नहीं कर सकते तो अंडर वाटर पे भी जो है काफ़ी सारी स्टोरीज लिखी थी। क्लियर? तो ये थे हमारे ऑथर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्टोरी विच इज़ ऑन पेज नंबर 1998। Read an excerpt from the novel Journey to the Center of the Earth, which is about a German professor of geology and mineralogy named Lidenbrock and his nephew Ixel Lidenbrock। तो यहाँ पे आपको ये एक नॉवल है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें से एक छोटा सा पार्ट दिया है। एक्सर्प्ट, ये जो वर्ड है एक्सर्प्ट, इसका मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट। तो इस पूरी नॉवल का हम एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे किसके बारे में ये है? एक जर्मन प्रोफेसर हैं। एक जर्मन प्रोफेसर हैं। किस चीज़ के प्रोफेसर हैं वो जियोलॉजी और मिनरलॉजी। मतलब जियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो अर्थ को स्टडी करते हैं, मिनरलॉजी मतलब जो मिनरल्स को स्टडी करते हैं। तो ये अर्थ को, मिनरल्स को स्टडी करते थे। इनका नाम क्या था? लिडेनब्रॉक। और इनके साथ इस एडवेंचरस जर्नी पे कौन गया था? उनके नेफ्यू गए थे, एक्सेल लिडेनब्रॉक, who believe there are volcanic tubes going towards the center of the earth। अब ये जो लिडेनब्रॉक थे ये क्या बिलीव करते थे कि अर्थ के सेंटर तक ना वोल्केनिक ट्यूब्स गई हुई हैं। तो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, जस्ट इमेजिन दैट इफ दिस इज लाइक अ ह्यूज लेट्स से अ माउंटेन और हिल। अब ये मान लो कहीं पे यहाँ पे आपका लावा है, ओके। सो ये लावा मूव करके ऊपर जा रहा है। तो जब ये लावा मूव कर रहा है, ये मोल्टन लावा जब मूव कर रहा है और यहाँ से मान लो ये निकल गया, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज प्रिज्यूम्ड, ऐसा अज्यूम किया गया है कि ये तो हॉलो होगा, मतलब एक पाइप की तरह बन गया होगा। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको अर्थ की सेंटर पे जाना है तो एक हॉलो ट्यूब्स होंगे, वॉल्केनिक हॉलो पाइप्स होंगे, जिसे अगर आप फॉलो करो तो आप अर्थ के सेंटर पे जा सकते हो। They have read about this in a book by Anne Seknussemm
a scholar from the 16th century who had traveled to the center of the earth and recorded instructions on how to reach it. अब ये उन्होंने कहाँ पढ़ा था? ये उन्होंने पढ़ा था एक बुक में which was written by Anne Sanderson. अब सेक्न्यूसेम ने क्या लिखा था कि इन्होंने बोला कि मैं अर्थ के सेंटर में ट्रैवल कर चुका हूँ समवेयर अराउंड 16th सेंचुरी. ओके तो मैं अर्थ के सेंटर में ट्रैवल कर चुका हूँ और उस बुक में उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से ट्रैवल करना है. दे आर अकम्पनीड बाय हांस द आइसलैंडिक गाइड. अच्छा इन दोनों के साथ इनके साथ कौन चल रहा है? इनके साथ चल रहा है एक आइसलैंडिक गाइड, मतलब एक गाइड जो इनको बता रहा है, जो आइसलैंड के बारे में सब कुछ जानता है. उनका नाम है हैंस. They come across numerous adventures, including extinct animals and natural perils before returning to the surface again. अब जब इनका ये जो पूरा एडवेंचर है, जहाँ ये एक जर्नी कर रहे हैं टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ों से मिलते हैं, देखते हैं, जैसे कि एक्सटिंक्ट एनिमल्स. जो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? जो अब नहीं है, जो अब पूरे वर्ल्ड में अब एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे डायनासोर्स. एक टाइम पे डायनासोर्स वर देयर बट आज वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट मतलब जिनका अब कोई नामो निशान नहीं है. एंड नेचुरल पेरिल्स बिफोर रिटर्निंग टू द सरफेस अगेन. सो वापस आने के पहले दे had seen a lot of impossible kind of things. तो अब ये था इस चैप्टर के बारे में एक छोटा सा एक तरीके से इंट्रोडक्शन. Now let's begin with the journey to the center of the earth. For a long and weary hour we tramped over this great bed of bones. For a long and weary hour मतलब एक बहुत देर से, बहुत ही ज़्यादा लंबे और weary मतलब extremely tired घंटे से we tramped over मतलब हम बहुत थके हुए. tramped का मतलब होता है to walk over. tired like when you are tired and you are still walking, तो आप कैसे थके थके चलते हो. So for a long and weary hour we tramped over this great bed of bones. तो ये जो तीनों हैं हैंस एंड लिडेनब्रॉक और उसका जो नेफ्यू है, ये तीनों जो है एक बोन्स के ऊपर चल रहे हैं, हड्डियों के ऊपर चल रहे हैं. वी एडवांस्ड रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग ड्रॉन ऑन बाय आर्डेंट क्यूरियोसिटी. तो हमारे सामने जो भी आ रहा था बस हम चलते जा रहे थे. रिगार्डलेस ऑफ मतलब चाहे हमारे सामने कोई भी आए. ड्रॉन ऑन बाय आर्डेंट क्यूरियोसिटी. ड्रॉन ऑन मतलब कौन सा वो मोटिवेशन था जो हमें आगे जाने की तरफ जो है मोटिवेट कर रहा था. हमारी क्यूरियोसिटी की आगे क्या होगा. आर्डेंट का मतलब क्या होता है? एंथुसियास्टिक. आर्डेंट मीन्स ओह आगे मुझे कुछ मिलने वाला है. जो साइंटिस्ट होते हैं इनके पास एक कॉमन जो इनका ट्रेट होता है, कैरेक्टर ट्रेट, वो होता है एंथुसियाज्म. दे वांट टू नो एग्जैक्टली आगे क्या है. ये बहुत क्यूरियस होते हैं. तो यही क्यूरियोसिटी, ये इतने थक गए थे उसके बाद भी इन्हें आगे लेके जा रही थी. What other marvels did this great cavern contain? What other wondrous treasures for the scientific man? अब वो ये सोच रहे थे, अभी वो जहाँ चल रहे हैं वो एक बहुत ही अलग सी जगह थी. What other marvels did that great cavern contain? मतलब marvels का मतलब यहाँ क्या होता है? A wonderful और astonishing thing. तो और कौन सी नई नई एकदम अनोखी चीज़ें, astonishing चीज़ें उनको देखने को मिलने वाली है इस great cavern में. कैवन का मतलब होता है अ लार्ज केव और चैम्बर इन अ केव. अब ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, गुफाओं से होते हुए जा रहे हैं. जर्नी है ना सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अब ये अंदर जाएंगे, बाहर पहाड़ों में तो घूमेंगे नहीं. तो इस केव लाइक जगह पे उन्हें बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी एंड दे वर एक्साइटेड कि पता नहीं हमें और नया क्या क्या देखने को मिलेगा. My eyes were quite prepared for any number of surprises. My imagination lived in expectation of something new and wonderful. मेरी जो आँखें थी वो totally prepared थी कि मुझे कुछ भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे कुछ भी surprising हो सकता है. और जो मेरी imagination थी, it lived in expectation of something new and wonderful. और मेरी imagination में मैं क्या सोच रहा था कि मुझे कुछ नया और बहुत ही wonderful देखने को मिलेगा.
The borders of the great central ocean had for some time disappeared behind the hills that were scattered over the ground occupied by a plain of bones. अब ये सब लोग कहाँ पे हैं? ये अर्थ के अंदर हैं, ये एक अंडरग्राउंड जो पैसेज है उसमें है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? द बॉर्डर्स ऑफ द ग्रेट सेंट्रल ओशन हैड फॉर सम टाइम डिसअपियर्ड। यहाँ ग्रेट सेंट्रल ओशन का मतलब क्या है? एक्सपांस ऑफ वाटर एज लार्ज एज एन ओशन, मतलब ये जहाँ अंडरग्राउंड में है वहाँ पे बहुत बड़ा एक ओशन जैसा एक वाटर का एक्सपांस है, मतलब एक बहुत बड़ा वाटर जो है मतलब जैसे कि एक पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, ऐसे ही एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पे पानी का एक सोर्स है जो ऐसा लग रहा है कि एक ओशन जितना बड़ा है। और वो जो था वो भी डिसअपियर होने लग गया बिहाइंड द हिल्स दैट वाज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन ऑफ बोन्स। अब वो लोग चलते जब जा रहे थे तो ये जो पूरा पानी का एक्सपेंस था ये भी एकदम जो अब इनको जब ये चल रहे हैं तो वहाँ पे अंडरग्राउंड में ही इनको बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स दिख रहे हैं, इनको हिल्स दिख रहे हैं और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। The imprudent and enthusiastic professor who did not care whether he lost himself or not hurried me forward. तो ये जो अब द इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? एक आदमी जिसको परवाह नहीं होती कि मेरे साथ क्या होगा, जो केयरलेस होता है, केयरलेस इन अ सेंस कि उसको अपनी कोई परवाह नहीं है कि उसके साथ आगे क्या होगा। आप जब एक इतनी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस या एडवेंचरस जर्नी पे जाते हो तो यू हैव अ फीलिंग कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा, क्या मैं जिंदा वापस लौटूंगा। लेकिन यहाँ पे ही वॉज इम्प्रूडेंट मतलब ही वॉज केयरफ्री एंड एंथुसियास्टिक, और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस और काफ़ी एक्साइटेड थे। कौन? प्रोफेसर जो थे, उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि मेरे साथ क्या होगा या आगे जाके मेरा क्या होगा, और उन्होंने मुझे भी बोला चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। वी एडवांस्ड साइलेंटली bathed in waves of electric fluid। हम लोग धीरे धीरे आगे जा रहे थे, मतलब हम अब इतने देर से चल रहे थे तो हम धीरे धीरे आगे जा रहे थे। bathed in waves of electric fluid, और हमारे ऐसा लग रहा था हम इलेक्ट्रिक फ्लूइड की वेव्स में नहा चुके हैं। Now what is electric fluid here? The large expanse of water created vapors due to constant evaporation of the saline water which produces electrostatic energy। अब ये एक साइंटिफिक चीज़ है। क्या होता है जब बहुत बड़ा पानी का एक्सपांस होता है, जैसे ओशन है या सी है जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, अब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण जब ये पानी इवेपोरेट होता है तो इस इवेपोरेशन, कांस्टेंट इवेपोरेशन के कारण क्या होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। ये जो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कंटिन्यूसली जो है इवेपोरेशन हो रहा है सॉल्टी वाटर का, सॉल्टी वाटर में क्या होता है? नमक होता है, सॉल्ट होता है। तो जब ये हो रहा है तो इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लूइड बन गया है वो। By reason of a phenomena which I cannot explain, and thanks to its extreme diffusion, now complete, the light illuminated equally the sides of every hill and rock। अब अचानक से कुछ हुआ, कोई एक ऐसा फिनोमिना, मतलब कोई एक ऐसा फैक्ट या एक ऐसी सिचुएशन जो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन अचानक से क्या हुआ? एकदम जो है एक्सट्रीम डिफ्यूजन हुआ, मतलब हर तरफ से ऐसा लग रहा था जो लाइट बिखर गई हो। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना, तो हर जगह लाइट जो थी वो स्प्रेड हो चुकी थी। अब ये लाइट का सोर्स क्या था नहीं पता। नाउ कंप्लीट, द लाइट इल्यूमिनेटेड इक्वली द साइड्स ऑफ एवरी हिल एंड रॉक, और लाइट जो थी इस तरीके से पड़ रही थी कि हर हिल और हर रॉक दिख रहा था। वहाँ किसी भी तरीके का, जैसे अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो क्या होता है? एक जगह शैडो बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वो इवनली स्प्रेड हो गई थी और उसने वहाँ पे रखी हुई, वहाँ पे हर चीज़ को उसने इल्यूमिनेट कर दिया था, उसने उसको एकदम जला दिया था, जगा दिया था। Its seat appeared to be nowhere। सीट का मतलब यहाँ पे क्या है? सोर्स, मतलब इसका जो सोर्स था, ये लाइट कहाँ से आ रही थी? सन तो था नहीं अंदर, ये लाइट कहाँ से आ रही थी? इसका सोर्स नहीं किसी को समझ आ रहा था। इन नो डिटरमाइंड फोर्स एंड प्रोड्यूस नो शेड फॉर व्हाटसोएवर। ना ये एक बहुत ही एक्सट्रीम फोर्स के साथ आ रहा था, ये इवनली स्प्रेड था और इसका कोई सोर्स समझ नहीं आ रहा था, और इसने शेड भी प्रोड्यूस नहीं किया था।
मतलब किसी तरीके का शैडो फॉर्म नहीं हो रहा था। The appearance presented was that of a tropical country at midday in summer, in the midst of the equatorial regions and under the vertical rays of the sun. अब जो tropical regions होते हैं, tropical regions मतलब क्या होता है, जो बहुत hot और humid regions होते हैं, वहाँ पे स्पेशली समर में दिन के समय क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, मान लो दिस इज यू, और अगर सन एग्जैक्टली आपके ऊपर है, आपका शैडो फॉर्म नहीं होगा, हमारा शैडो फॉर्म नहीं होता। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पे जब एक्सट्रीम जो समर सीजन्स होते हैं और उसमें भी मिड डे मतलब जब सन एकदम टॉप पे है तो आपकी शैडो फॉर्म नहीं होती। तो ऐसा लग रहा था हम ऐसे ही किसी जगह पे पहुँच गए हैं। All signs of vapor had disappeared. अब जो इतने जो वेपर्स आ रहे थे जिससे एकदम इलेक्ट्रिक फ्लूइड जैसी फीलिंग आ रही थी वो अचानक से गायब हो गया। The rocks, the distant mountains, some confused masses of fog of forest. जो रॉक्स थे, जो बहुत दूर दूर जो माउंटेन्स थे, और कुछ कंफ्यूज मैसेस ऑफ फॉल ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कुछ कंफ्यूज मैसेस मतलब ऐसा लगता हर तरीके का पेड़ दिख रहा है वहाँ पे, तो दूर में कुछ फॉरेस्ट दिख रहे थे। Assumed a weird and mysterious aspect under this equal distribution of the luminous fluid. तो ये एकदम बहुत ही वियर्ड और मिस्टीरियस एस्पेक्ट आ रहा था। ये जो एकदम लाइट एकदम इवनली ऐसे बिखरी पड़ी थी, ये बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता। सन कहीं से भी आए, देयर हैज़ टू बी अ शेड, कहीं शैडो आनी चाहिए, कहीं पे कम लाइट आती है, कहीं ज़्यादा लाइट आती है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। हर प्लेस इवनली इल्यूमिनेटेड थी। We resembled to a certain extent the mysterious personage in one of Hoffman's fantastic tales, The Man Who Lost His Shadow. तो अब उन्होंने क्या बोला, ऐसा लग रहा था कि हम जो है वी रिसेंबल्ड का मतलब क्या है, सिमिलर अपीयरेंस होना, सिमिलर तरीके का जो है कैरेक्टर प्ले करना। तो जैसे जो है एक बहुत पर्सोनेज का मतलब क्या होता है, एक पर्सन, तो एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन थे इन वन ऑफ द हॉफमैन्स फैंटास्टिक टेल्स। सो हॉफमैन जो एक और राइटर हैं, इन्होंने बहुत सारी टेल्स लिखी है, बहुत सारी स्टोरीज लिखी है। उनकी एक स्टोरी में एक पर्सन था जो बहुत मिस्टीरियस था, जिसकी उसका नाम क्या था, उनकी बुक का नाम था द मैन हु लॉस्ट हिज शैडो। सो इनको ऐसा लग रहा था इन्होंने भी अपनी शैडो लूज कर ली है, इनकी भी कहीं कोई शैडो नहीं थी, तो उनको लग रहा था वो इस हॉफमैन जो राइटर हैं उनके कैरेक्टर की तरह हो गए थे। After we had walked about a mile further, we came to the edge of a vast forest. Not, however, one of the vast mushroom forests we had discovered near Port Gretchen. अब वो क्या बोल रहे हैं, जब हम ऑलरेडी 1 माइल और आगे गए, मतलब अराउंड 1.6 किलोमीटर्स जब हम और आगे गए, तो हम एक वास्ट फॉरेस्ट मतलब एक बहुत ही बड़ा सा घना जंगल था उसके किनारे पे आ गए। लेकिन ये जंगल उतना भी बड़ा नहीं था जो हमने वास्ट मशरूम फॉरेस्ट देखा था। एक बहुत बड़ा मशरूम फॉरेस्ट देखा था इन लोगों ने। कहाँ, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, कहाँ देखा था उन्होंने, पोर्ट ग्रेचन में। पोर्ट ग्रेचन में उन्होंने एक बहुत बड़ा मशरूम फॉरेस्ट देखा था। तो ये उतना बड़ा नहीं था, बट ये भी काफ़ी बड़ा था। It was the glorious and wild vegetation of the tertiary period in all its superb magnificence. So जो टर्शियरी पीरियड है, टर्शियरी पीरियड का मतलब होता है ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो। 65 मिलियन ईयर्स अगो जो जिस तरीके के पेड़ होते थे, जिस तरीके के पौधे होते थे, जैसे फ्लावर्स होते थे, वो पूरा वेजिटेशन था वहाँ पे इन ऑल इट्स सुपर मैग्निफिकेंस। और वो भी ऐसा नहीं कि मरे हुए पेड़ हों या बहुत डल हों, एकदम सब मैग्निफिसेंट, मतलब सब ब्लूम कर रहे थे। ह्यूज पाम्स ऑफ अ स्पीशीज नाउ अननोन, बहुत बड़े बड़े पाम ट्रीज थे, और वो भी ऐसी स्पीशीज के जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसको लोग जानते भी नहीं हैं। सुपर पैल्मसाइड्स, पैल्मसाइड्स क्या होते हैं, फॉसिल पाम जो होते हैं। सो इस तरीके जो फॉसिल पाम होते हैं इनको पैल्मसाइड्स क्या कहा जाता है। तो बड़े बड़े जो थे पामसाइड्स थे। अ जीनस ऑफ फॉसिल पाम्स फ्रॉम द कोल फॉर्मेशन, तो कोल फॉर्मेशन के कारण जो है, जीनस मतलब क्या होता है, एक टाइप होता है फॉसिल पाम्स का, उसको आप क्या कहते हो, पैल्मसाइड्स। पाइन्स थे, यूज थे, सिप्रस। अब यूज अगेन स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज होती है ट्रीज की। सिप्रस क्या होता है, ये जो ट्रीज होते हैं ये सिप्रस के ट्रीज होते हैं।
एंड कॉनिफर्स और कोन बेयरिंग ट्रीज, और इसके अलावा ट्रीज जो कोन बेयरिंग ट्रीज होते हैं जो इस तरीके के होते हैं जिसमें कोनिकल शेप के होते हैं, इस तरीके के ट्रीज भी वहाँ पे थे। द होल बाउंड टुगेदर बाय एन एक्सट्रिकेबल एंड कॉम्प्लिकेटेड मैस ऑफ क्रीपिंग प्लांट्स। और ये जो पूरा जो इतने अलग अलग ट्रीज थे, ये सब जो थे दे वर बाउंड टुगेदर, मतलब ये आपस में बंधे हुए से थे बाय एन इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल मतलब जिसको आप अलग अलग ना कर सको, सेपरेट ना कर सको, एंड कॉम्प्लिकेटेड मैस ऑफ क्रीपिंग प्लांट्स। क्रीपिंग प्लांट्स मतलब जो होती है बेल होती है, तो उस तरीके के बेल से ये सब आपस में जो थे एक तरीके से जकड़े हुए थे जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते थे। A beautiful carpet of mosses and ferns grew beneath the trees. अब पेड़ों के नीचे एकदम जो है, मॉस मतलब क्या होता है, जैसे ग्रीन कलर की जो छोटे छोटे घास जैसे होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट काई होती है वो, तो ऐसा एक बहुत बड़ा जो है मॉसेस, यहाँ पे इफ़ यू कैन सी इन दिस इमेज, ये होता है मॉस। तो आप इसमें देखो ये एकदम प्रॉपर घास नहीं होती, लेकिन क्या होता है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ इस तरीके का पूरा जम जाता है। तो ऐसा लग रहा था पूरा कारपेट की तरह वो फैला हुआ है। एंड फर्न्स ग्रू बीनीथ द ट्रीज, और पेड़ों के नीचे जो फर्न्स मतलब और बहुत सारे छोटे मोटे जो पौधे होते हैं वो वहाँ पे थे। प्लेजेंट ब्रूक्स मर्मर्ड बीनीथ अनब्रिजियस bows little worthy of this name। अब है प्लेजेंट ब्रूक्स। ब्रूक मतलब क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब एक हल्का सा झरना जैसा। सो प्लेजेंट ब्रूक्स मर्मर, तो जो झरनों की कलकल की जो आवाज़ होती है, मर्मर मतलब धीरे से फुसफुसाना, तो प्लेजेंट ब्रूक ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीम्स हैं उन वो लोग आपस में बातें कर रहे हों। बीनीथ अम्ब्रेजियस बाउज। अम्ब्रेजियस का मतलब क्या होता है, जो लोग शेड देने वाले होते हैं। बाउज का मतलब क्या होता है, अ मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब अम्ब्रेजियस मतलब यहाँ पे ऐसे ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज जो जैसे यहाँ पे ब्रूक्स होते हैं, मर्मर, अम्ब्रेजियस ट्रीज। अब ये सारे जो हम ट्रीज की बात करें, शैडो देने वाले हैं, शेड देने वाले हैं, शैडो नहीं शेड मतलब छाया देने वाले हैं। लिटिल वर्दी ऑफ दिस नेम, लेकिन वो उनका नाम, जैसे हम बरगद के पेड़ की बात करें या आम के पेड़ की बात करें, तो आम के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे आपको छाया मिलती है, शेड मिलता है। लेकिन अगर आप किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हो और आपको वो बिल्कुल भी छाया नहीं दे रहा है, तो वो अपने नाम का वर्थ ही नहीं है, क्योंकि उसको वो अपना काम तो कर ही नहीं रहा है। तो ये सारे जो थे दे वर लिटिल वर्दी ऑफ देयर नेम, मतलब उनका कोई मतलब नहीं था। वाई? बिकॉज दे प्रोवाइडेड नो शेड। वो सारे ट्रीज, ये जिन जिन ट्रीज की हमने बात की, ये कोई शेड नहीं दे रहा था। अपॉन देयर बॉर्डर्स ग्रू स्मॉल ट्री लाइक shrubs such as are seen in the hot countries on our own inhabited globe। अब उन्होंने क्या बोला, और ये जो बड़े बड़े ट्रीज के जो पूरे बॉर्डर थे, जो ब्रूक्स थे, उनके जो बॉर्डर पे छोटे छोटे श्रब्स थे, और ये जो श्रब्स थे, जो छोटे छोटे प्लांट्स थे, ये वो थे जो यूजुअली आपको एकदम हॉट कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। The one thing lacking in these plants, these shrubs, these trees was color। लेकिन इतने सारे ट्रीज थे, इतने सारे shrubs थे, इतने सारे फ्लावर्स थे, लेकिन इन सब में एक चीज़ नहीं थी, वो थी कलर। इनमें कलर नहीं था। Forever deprived of the vivifying warmth of the sun, they were vapid and colorless। फॉरएवर डिप्राइव्ड, क्योंकि यहाँ पे इनसे छीन लिया गया था। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट, इनके पास था ही नहीं। द वाइविफाइंग वार्मथ ऑफ द सन, वाइविफाइंग का मतलब क्या होता है, जो लाइफ को जीने लायक बना देती है, इंटरेस्टिंग बना देती है। यहाँ पे क्योंकि ये अंडरग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन मिसिंग था, सन नहीं था। अब आपको ये पता है, आपने फिजिक्स में, साइंस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब अगर सन नहीं है तो क्लोरोफिल जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मतलब जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, और जो उनमें जो ग्रीन पिगमेंट आता है, जो कलर आता है, वो नहीं आ पाएगा। दे वर वैपिड एंड कलरलेस, और ये सारे के सारे, वैपिड का मतलब क्या होता है, एकदम लाइफलेस थे। पेड़ थे, पत्तियां थी, फ्लावर्स थे, लेकिन इनमें कोई जिंदगी नहीं थी, और ये सब के सब कलरलेस थे। All shade was lost in one uniform tint। तो जितने आप देखोगे, अगर अलग अलग लीव्स के कलर्स होते हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, येलो, ऑरेंज, अलग अलग कलर्स होते हैं। सिमिलरली फ्लावर्स के कलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हर शेड मिसिंग था।
सारे कलर्स मिसिंग थे और हर जगह सिर्फ एक कलर छाया हुआ था। यूनिफॉर्म टिंट मतलब हर चीज़ पे एक ही कलर था, विच वॉज ऑफ अ ब्राउन एंड फेडेड कैरेक्टर। एक ब्राउन कलर सा हर जगह छाया हुआ था, उसके अलावा कोई कलर नहीं था वहाँ पे। The leaves were wholly devoid of green, and the flowers, so numerous during the tertiary period which gave them birth, were without color and without perfume. अब वहाँ जो leaves थे उनमें किसी भी तरीके का ग्रीन कलर नहीं था, उनमें से सारा ग्रीन कलर हटाया गया था। और इसके अलावा जितने इतने सारे फ्लावर्स थे, बहुत सारे फ्लावर्स थे जो कि टर्शियरी पीरियड में थे। टर्शियरी पीरियड मतलब टर्शियरी इज अ वाइडली यूज्ड बट ऑब्सोलीट टर्म फॉर द जियोलॉजिक पीरियड फ्रॉम 65 मिलियन टू 2.6 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब मिलियंस 65 से लेके 2.6 मिलियन ईयर्स अगो के पहले के जो पीरियड होता है उसको आप टर्शियरी पीरियड बोलते हो। टर्शियरी पीरियड में जो फ्लावर्स थे वो सारे फ्लावर्स यहाँ अवेलेबल थे, लेकिन ना किसी में कलर था, ना किसी में किसी भी तरीके की फ्रेग्रेंस थी, परफ्यूम था, स्मेल था। समथिंग लाइक पेपर डिस्कलर्ड बाय लॉन्ग एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर। जैसे कोई अगर कागज़ होता है, अगर उसको बहुत ज़्यादा टाइम तक आप एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, अगर उसको रहने दो, तो देखो कैसे उसमें पीलापन सा आ जाता है, उसमें एक ऐसे ब्राउन शेड सा आ जाता है। तो उसी तरीके से सारे फ्लावर्स, घास, वहाँ के ट्रीज सब एक ही शेड में थे, वो था ब्राउन कलर। माई अंकल वेंचर्ड बीनीथ द जाइगैंटिक ग्रोव्स। माई अंकल वेंचर्ड का मतलब होता है एकदम बहुत ही डेयरिंग के साथ आगे बढ़ना। तो मेरे अंकल जो थे बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होते हुए आगे बढ़े। बीनीथ द जाइगैंटिक ग्रोव्स, बीनीथ द जाइगैंटिक मतलब एक्सट्रीमली ह्यूज, बहुत बड़ा। और ग्रोव्स का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल वुड और अदर ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो ये जो बड़े बड़े ट्रीज थे वो इनके नीचे जाने लग गए। I followed him, though not without a certain amount of fear. मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन not without a certain amount of fear मतलब मेरे अंदर थोड़ा डर था। मैं उन्हें फॉलो कर रहा था, वो तो एकदम डेयरिंग थे, लेकिन मैं उन्हें फॉलो कर रहा था, बट मेरे को डर लग रहा था। Since nature had shown herself capable of producing such stupendous vegetable supplies, why might we not meet with mammals just as large and therefore dangerous? अब क्योंकि जैसे नेचर है, नेचर ने हमें क्या दिखाया यहाँ पे? ऐसी चीज़ जो हम कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। ऐसे ऐसे पेड़, ऐसे ऐसे पौधे जो एग्जिस्ट, मतलब अंडरग्राउंड में, अर्थ के नीचे ऐसी चीज़ों का एग्जिस्ट करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन अगर नेचर ने बताया कि वो केपेबल है, वो इस लायक है कि वो ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकती है, तो हो सकता है वो और कुछ लिविंग मैमल्स मतलब वो बीइंग्स होते हैं जो एक बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपने देखो, एक डॉग को देखो या एक आप हॉर्स को देख लो, तो ये लोग एग्स नहीं देते, ये छोटा सा बेबी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ह्यूमंस भी बेबी देते हैं, अंडा तो देते नहीं हैं, इन्हें मैमल्स कहा जाता है। तो उसको लग रहा था कि जब ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है तो हो सकता है हमें कुछ मैमल्स भी देखने को मिल जाएं। सो ही वॉज अ बिट स्कैर्ड। I particularly remarked in the clearings of the left by the trees that had fallen and been partially consumed by time, many leguminous shrubs such as maple and other eatable trees dear to ruminating animals. I particularly remarked, और मैंने ये चीज़ स्पेशली क्यों सोची? इन द क्लियरिंग्स लेफ्ट बाय ट्रीज। क्लियरिंग्स मतलब जहाँ आप पेड़ को काट देते हो या पेड़ को उखाड़ देते हो, तो वो जगह पे पेड़ नहीं बचते, खाली जगह हो जाती है, तो उसे क्लियरिंग कहते हैं। तो ये जो क्लियरिंग्स थे, जहाँ पे जो टूटे हुए पेड़ों को और जो पेड़ जो है मे बी टाइम के साथ जो है वो अर्थ ने कंज्यूम कर लिए, उन पेड़ों से जो जगह बन गई थी वहाँ पे बहुत सारे लेग्यूमिनस श्रब्स थे। लेग्यूमिनस मतलब क्या होता है? बीन लाइक, जैसे कि पीस होते हैं ना, ऐसे ऐसे लंबे लंबे इस तरीके के जो होते हैं, वो इस तरीके के जो प्लांट्स थे वहाँ पे श्रब्स है, जैसे कि मेपल हुआ या अदर ईटेबल ट्रीज, ऐसे पत्तियाँ जिनको आप खा सकते हो। और स्पेशली कौन खाता है ऐसी चीज़? जो र्यूमिनेटिंग एनिमल्स होते हैं। र्यूमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। लेकिन र्यूमिनेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? जो एनिमल्स जैसे काऊ है, वो क्या करती है? घास खाती है और बाद में थोड़ी देर बाद उसको वापस अपने थ्रोट से निकाल के उसको चबाती है, उसको र्यूमिनेटिंग एनिमल्स कहा जाता है। तो यहाँ वो क्या बोलते हैं, यार हो सकता है ये घास दिख रही है, क्लियर दिख रहा है, हो सकता है यहाँ एनिमल्स भी हो। किसने सोचा? ये उसके नेफ्यू ने सोचा। देन देयर अपीयर्ड
confounded together and intermixed the trees of such varied lands, specimens of the vegetation of every part of the globe. Then there appeared, और तभी उन्होंने क्या देखा वहां पे? Confounded together. Confounded का मतलब होता है confused together और and intermixed, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जो हैं वो आपस में कंफ्यूज होकर उलझ सी गई हैं. The trees of such varied lands, specimens of the vegetation of every part of the globe. How was this possible that हर जगह ग्लोब में हर जगह के ट्रीज जो थे वो वहाँ पे अवेलेबल थे, वो सब वहाँ पे थे. अब देखो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे इधर पे हमारी ही अगर हम ग्लोब की बात करें उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेट जोन्स होते हैं, मतलब टेम्परेचर जो होता है हर जगह अलग होता है. तो जो जहाँ बहुत ज़्यादा आइस होता है वहाँ पे कॉनिफरस ज़्यादा होते हैं, जो मतलब जो पाइन्स होते हैं एंड ऑल, सो दैट स्नोज में इजीली स्लाइड कर जाए. कहीं एवरग्रीन होते हैं, कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं. तो हर जगह टेम्परेचर के और वहाँ के रेनफॉल के हिसाब से फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे ट्रीज अलग अलग होते हैं. बट ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पाम ट्री के बगल में ओक ट्री था, जो ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस भी था वहाँ पे, लीनिंग अगेंस्ट अ टॉल नॉर्वेजियन पाइन, मतलब जो अफ्रीका में होता है. द पॉपुलर ऑफ द नॉर्थ मिक्सिंग इट्स ब्रांचेस विद दोज ऑफ द न्यूजीलैंड कॉरस. तो ऐसा लग रहा था कि अलग अलग टेम्परेट जोन के हर ट्रीज वहाँ पे एक साथ आ गए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. It was enough to drive the most ingenious classifier of the upper regions of his mind and to upset all his received ideas about botany. It was enough to drive the most ingenious. Ingenious का मतलब होता है जो एकदम most intelligent, most clever जो लोग होते हैं उन लोगों का भी जो है वो upper regions of the mind है ना, वो blast हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है. And to upset, और botany मतलब क्या होता है? The study of plants. तो जो लोग प्लांट्स को स्टडी कर चुके हैं, जो बॉटनिस्ट हैं, वो लोग बोलेंगे कि हमारी स्टडीज़ तो यहाँ सारी फेल हो गई क्योंकि यहाँ तो सब कुछ अलग ही हो रहा है. सडनली आई स्टॉप्ड शॉर्ट एंड रीस्ट्रेन्ड माई अंकल. सडनली मैं वहाँ रुक गया और मैंने अपने अंकल को रोका. रीस्ट्रेन्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना. मैंने अपने अंकल को रोका. The long spreading light enabled me to see the smallest objects in the distant copses. ये जो long spreading light थी, ये जो illuminate हो रहा था हर चीज़, उससे मुझे दूर दूर की भी चीज़ें साफ नज़र आ रही थी. स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द डिस्टेंट कॉप्सेस. कॉप्सेस मतलब क्या है? जो ग्रुप ऑफ ट्रीज में दूर दूर तक, क्योंकि हर जगह लाइट जा रही है तो मुझे हर चीज़ साफ नज़र आ रही थी. और मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे कदम अपने आप रुक गए और मैंने अपने अंकल को भी रोक दिया. क्या देखा उसने? और वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. सो स्टे ट्यून गाइज, बिकॉज वी आर रीडिंग a very interesting chapter, journey to the center of the earth, और जहाँ पे अब वो कुछ ऐसा देखने वाला है which is beyond imagination. So stay tuned. I'll continue this chapter in my next video. Take care of yourself. Bye bye.